गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूनिट 1 में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हम लोग को ने डिस्कस किया था। बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। लास्ट क्लास में कैसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, कैसे ऑप्टिकल डिटेक्टर, ऑप्टिकल सोर्स क्या होता है, ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या होता है, यहाँ ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सभी ब्लॉक्स को डिस्कस किया था और काफ़ी कंटेंट इसमें पूरे हो गए थे। आज मैं ब्लॉक डायग्राम से पूरे सिलेबस को कवर करता हूँ। ये जो हमें पूरी 5 यूनिट पढ़नी है सब्जेक्ट में, ये पाँचों यूनिट सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है। ये जो आपके सामने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है, यही ब्लॉक पूरी 5 यूनिट्स को कवर करेगा। जैसे यूनिट 1 में हम लोगों ने इन ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, और भी जो हमारे यहाँ पे ब्लॉक्स लगे हैं, ऑप्टिकल सोर्स, ऑप्टिकल डिटेक्टर, एलईडी, इन सबों का क्या काम है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आने के बाद ऑप्टिकल केबल्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वेव गाइड्स क्या हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कोर क्या होता है, क्लैडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे यूनिट 1-2 में इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं। लास्ट में आकर के आप जो ये देख रहे हो ऑप्टिकल सोर्स, और इधर है एक ऑप्टिकल डिटेक्टर, ये दोनों भी एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बहुत मेजर में यहाँ पे हमें पढ़ना है लेज़र क्या होगा, एलईडी क्या होती है। इसी तरह ऑप्टिकल डिटेक्टर में फोटोडायोड क्या होता है, ब्लांच फोटोडायोड क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यही ब्लॉक हमारा पूरे इस सब्जेक्ट को कवर करता है, सब्जेक्ट के ईच एंड एवरीथिंग इस सब्जेक्ट का रिलेटेड टू दिस ब्लॉक। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस, मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये ट्रांसमीटर सेक्शन में होगा, बेसबैंड सिग्नल, बैंड पास सिग्नल, मॉड्यूलेशन व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, कैसे मॉड्यूलेशन करते हैं, एक तरफ से इंफॉर्मेशन सिग्नल आती है, एक तरफ से कैरियर वेव आता है, ओवरऑल हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाता है। कैरियर वेव को दिखा दिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को दिखाया, इसके बाद इस तरह की मॉड्यूलेटेड वेव मिल गए जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ये सभी के सभी पार्ट हैं हमारे मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के, जो कि ट्रांसमीटर सेक्शन और रिसीवर सेक्शन पे होगा। एक ट्रांसमीटर सेक्शन पे होगा मॉड्यूलेशन, तो डिमॉड्यूलेशन हमारा रिसीवर सेक्शन पे होगा। डिमॉड्यूलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक ही ब्लॉक से दिखाया गया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को। एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, बीच में चैनल है, चैनल के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। यही जो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है, इसी ब्लॉक पे हमारा मॉड्यूलेशन होगा। ये जो हमारा ऑप्टिकल रिसीवर है, इस ब्लॉक पे हमारा डिमॉड्यूलेशन होगा। एक तरफ मॉड्यूलेशन, एक तरफ डिमॉड्यूलेशन। इस ब्लॉक से अगर कंपेयर करो तो ये हो गया मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर। यहाँ से देखो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर पे जो है मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है, रिसीवर पे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है और डिटेक्ट करके सिग्नल मिल जाती है। ऑप्टिकल फाइबर चैनल के जगह हम लोग ग्लास फाइबर का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बीच में कनेक्टर लगाया है। अब जैसे ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के लिए यहाँ पर एलईडी या लेज़र का यूज़ करेंगे। एलईडी लाइट इमिट करती है,
जब उस पर इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब भी पड़ेगा तो लाइट इमिट करेगी, जिससे इस फाइबर में, ग्लास फाइबर में लाइट होता हुआ रिसीवर की तरफ जाएगा। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल चैनल की बात हो रही है। इसके बाद जो हमारा रिसीविंग एंड है, यहाँ ऑप्टिकल डिटेक्टर, इसने लाइट को रिसीव किया और फाइनली हमें यहाँ पर आउटपुट मिल गया। तो जो हमारा मॉड्यूलेटर सेक्शन है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी के बीच में होगी। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया लाइट सिग्नल में, फिर इस फाइबर के थ्रू ये लाइट एनर्जी ट्रांसमिट हुई रिसीविंग एंड पे, फिर इसे वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर बाद में ऑडियो में अगर ज़रूरत है। ये पूरा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का पैटर्न है। Advantages we have already discussed: greater bandwidth, attenuation low, electrical immunity, greater security, flexibility, falling cost, long repeater, smaller size, etc. Optical fiber waveguides, ये important topic है waveguides। So basically waveguide होता क्या है? An optical fiber is a dielectric waveguide that operates at optical frequencies. ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड्स है जो ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ये यूजुअली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। इट कॉन्फाइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट टू विथिन इट्स सर्फेसेस एंड गाइड्स द लाइट इन डायरेक्शन पैरेलल टू its axis. इंट्रोडक्शन ऑप्टिकल वेवगाइड्स। फिजिकल स्ट्रक्चर जो होगा, ये इसमें एक कोर होगा, क्लैडिंग होगा और लास्ट लेयर इज बफर। सो बेसिकली देयर आर 3 layers इन ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स: कोर, क्लैडिंग एंड बफर। ये 3 होते हैं इसमें, कोर, क्लैडिंग और बफर। ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं इसमें रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ये तो ऑप्टिकल फाइबर के वेवगाइड्स के बारे में या ऑप्टिकल वेवगाइड्स का है। ये हमें शेप दिया है रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स का। ऑप्टिकल वेवगाइड, बॉटम लेयर इज कोर, नेक्स्ट लेयर इज क्लैडिंग and topmost layer is buffer. बेसिक स्ट्रक्चर जो पीछे बताया है बिल्कुल वही अभी है। फर्स्ट लेयर इज कोर, क्लैडिंग एंड बफर। अगर यहाँ पीछे से कंपेयर करो, तीनों डायग्राम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बनाने का तरीका अलग अलग है। सो अगर यहाँ हम वेवगाइड्स की बात करें, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड बाय ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का फ्लेक्सिबल फाइबर है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि सिलिका या ग्लास से या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, टू अ डायमीटर स्लाइटली थिकर देन दैट ऑफ ह्यूमन हेयर, जिसकी थिकनेस ह्यूमन हेयर से भी कम होती या एज इट इज ह्यूमन हेयर के जैसे होती है। ऑप्टिकल फाइबर इज अ डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड्स, एक तरह का डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अगर इस डायग्राम में आप देखो, दोनों में, ये ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड का डायग्राम, नेक्स्ट ये भी ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स का डायग्राम, ये भी वह सेम डायग्राम है। और अगर देखो सभी के सभी सिलेंड्रिकल शेप में है। इट कंसिस्ट ऑफ कोर, पहला क्या हो गया लेयर, कोर, इस कोर की बात कर रहे हैं, मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो पहला इसका लेयर है कोर, ये किससे बना है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, विच इज सराउंडेड बाय
cladding. Second layer is cladding. So second layer is cladding made up of a dielectric material. It also made by dielectric material means core and cladding both are made up of a dielectric material of lower refractive index than core means refractive index of core is greater than refractive index of cladding. It means if refractive index of core is N1, refractive index of cladding is N2. So always N1 is greater than N2 means refractive index of cladding is always less than refractive index of core, or refractive index of core is always greater than refractive index of cladding. Basic structure of fibers. बेसिक स्ट्रक्चर में कोर तो बताया आप लोगों को, क्लैडिंग भी बताया. ये है पहला लेयर कोर, सेकंड लेयर है फर्स्ट लेयर इज कोर, सेकंड लेयर इज cladding, third layer is buffer, and last layer is jacket. These are 4 layers. Core is made up of a dielectric material, which we have already discussed. Cladding is also made up of a dielectric material, already discussed. We also discussed N1 greater than N2, refractive index of core is greater than refractive index of cladding. These things we have already discussed. Third layer is buffer. Buffer is the layer which is used to protect the fiber optic from physical damage. So third layer buffer is used to protect the fiber. It is a protection layer and used to protect the fiber from the physical damage. For the conduction or light propagation, buffer not plays important role. It only plays the role for the protection of both core and cladding or layers of the optical fiber. So buffer used to protect the fiber optic from physical damage, fiber identification, etc. Last layer is jacket, topmost layer jacket. Fourth layer is jacket layer. It is used to determine the mechanical robustness of the cable. Usually plastic PVC we have used for this purpose. So jacket layer is used to determine the mechanical robustness of the cable. Basic structure we have already discussed. Core we have discussed. In one line we can say it carries the light signals. Core carries the light signal. Second is cladding. It keeps the light in core. So cladding keeps the light in core. First is core, second is cladding. Third is coating. In the coating layer we have used buffer and jacket both. We can say protection layer. It protects the cladding from the damage. Coating basically refer to buffer. And last layer is jacket. It's also protection layer. So we can say buffer and jacket both are protection layer. So as a coating layer we have used for this. Structure of optical fiber. Core, for core we use silica. For cladding we have used silica. For core and cladding, for both we used silica or plastic. The only difference is that core has higher refractive index as compared to
cladding. Next is third layer, buffer. This is a buffer layer, and last is jacket, outer jacket, inner jacket. So many layers are there. Basically, core three layers. Basically, there are only three layers: core, cladding, and buffer. And at last, we can also say there is one more layer, buffer. But some books represent there are two types of jackets: inner layer jacket, outer layer jacket. So glass fiber consists of a central core surrounded by a cladding. This point is so important. जो हमारा फाइबर होता है इसमें एक सेंट्रल कोर होता है जो कि क्लैडिंग से सराउंड किया हुआ होता है. Second point is also so important. Refractive index of cladding is slightly lower than refractive index of core. Core plus cladding क्या रेडियस होगा, डायमीटर होगा, ये सब दिया है. फाइबर इज मेड ऑफ सिलिका SiO2 glass. Cladding is made of silica, but the outer layer is added with small amount of boron, germanium or fiber is made of silica. Cladding is also made of silica, but outer layer is added with small amount of boron, germanium to decrease the refractive index. कोर और क्लैडिंग दोनों ही सिलिका से ही बना हुआ है. बस डिफरेंस ये आता है कि क्लैडिंग में हम कुछ इम्प्योरिटीज़ को मिक्स कर देते हैं आउटर लेयर में, जैसे बोरान, जर्मेनियम, फास्फोरस, जिससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कम हो जाए. कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आगे जब इसमें कैसे ट्रांसमिशन होता है, किस तरह से सिग्नल मूव करती है, उस समय इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. So what is optical fiber? In one line we can say optical fiber is a waveguide, and there are three layers: core, cladding, buffer, and one more protective layer is jacket. It consists of inner part where wave propagates called core. So core is the inner part where wave propagates. Cladding is the outer part used to keep wave in core. Buffer is the protective coating, jacket, outer protective sheet. यहाँ सभी को बता दिया है. सबसे पहले हमारा कोर है. कोर को यहाँ से रिप्रेजेंट किया है. ये पार्ट कोर का है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है. और ये इनर पार्ट होता है वेयर वेव प्रोपागेट्स. ये ऐसा पार्ट है जिसमें वेव का प्रोपागेशन होगा. क्लैडिंग ये आउटर पार्ट होता है यूज टू कीप वेव इन कोर. सेकेंड पार्ट इज क्लैडिंग. This part and this part represent cladding. We also say that core is surrounded by the cladding. Outer part used to keep wave in core. Buffer, yellow layer is buffer layer. This layer is buffer. Buffer layer. प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ये कोटिंग लेयर भी इसे कहते हैं. एंड लास्ट लेयर इज these two layers, not these two layers, outer most layer, outer protective sheet. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बस करेंगे कोर और क्लैडिंग की. सो कोर हैज़ high refractive index and cladding is low refractive index, or refractive index of cladding is lower than refractive index of core. Types of waveguides. Classification by geometry. Waveguides are planar, strip,
on the basis of geometry, on the basis of mode of structure, single mode, multi-mode, on the basis of refractive index, step index and graded index. Three types of waveguides are we have discussed. Types of fiber optic waveguide according to refractive index, step index fiber, graded index fiber, according to mode of propagation, single mode, multi-mode, specification and performance. Typical structure, these part represent to core and this part represent to cladding. Refractive index of core is N1, refractive index of cladding is N2 and N1 is greater than N2. This is a jacket, buffer, layer and outermost layer is jacket. तो राइटिंग यहाँ बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, माउस से लिखने की आदत नहीं है. सो फर्स्ट लेयर इज कोर, cladding, buffer, jacket. Also same structure, one for step index and one for single mode step index and one for multi mode step index fiber. Types of with specification and performance for the graded index fiber. How fiber works. The classical understanding of fiber optics come from Snell's law. बेसिकली अगर फाइबर के बारे में हमें जानना है तो पहले हमें स्नेल्स लॉ के बारे में जानना होगा. ठीक है, यहाँ जो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है. ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो होता है इसमें लेयर चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2. ये स्नेल्स लॉ कह रहा है. स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर एक कोई रेज है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, या इसे हम ऐसे दिखाते हैं, एक कोई रेज है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जो हमारी एंगल होगी और जो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे यहाँ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, एंगल है थीटा 1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, एंगल है थीटा 2. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2. अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन सबसे पहले हमें इस लाइट ट्रांसमिशन को जानने के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जानना होगा. ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे कैसे प्रोपगेशन हो रहा है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा. रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये कब अकर्स होता है, व्हेन अ वेव चेंज डायरेक्शन एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल. जब कोई रेज अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले, व्हेन अ वेव चेंजेस डायरेक्शन एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल. दो मटेरियल्स के बीच में अगर वेव्स जो है
अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे एक लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे दो मटेरियल्स हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। एक कोई लाइट रेज आ रही है, ये रेड कलर की लाइट रे है, ये आ रही है। ये अगर दो मटेरियल के बीच में आने के बाद जैसे ही दोनों यहाँ पहुँचे, अगर ये अपने ही सेम, अगर ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है सेम मटेरियल में, तो इसे कहोगे रिफ्लेक्शन। अगर ये मटेरियल अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ये लाइट रेज इस मटेरियल को छोड़ के दूसरे मटेरियल में आ जा रही है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। So reflection occurs when a wave changes direction at a boundary between two material, and refraction occurs when a wave changes direction as it changes speed when passing from one material to another material. So एक लाइन में डिफरेंस हम ये कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होगा जब सेम मटेरियल में लाइट रेज है, और अगर लाइट रेज एक मटेरियल को छोड़ के दूसरे मटेरियल में आ जाती है, तो इसे कहोगे रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए ये है रिफ्लेक्शन, यहाँ देखो जो मटेरियल है उसी में लाइट आके वापस चली जा रही है, तो ये जो लाइट आती है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अगर ये सेम मटेरियल में वापस आ जाती है तो इसे कहोगे रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरे मटेरियल में चली गई तो इसे कहोगे रिफ्रैक्टेड रे। द इंसिडेंट रे, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal to the mirror at the point of incident। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट में होने चाहिए। सेकेंड रूल है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है हमारा θ1, अगर यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लिया θ1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ले लिया θ2, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है θ1 ऑलवेज इक्वल टू θ2। तो एक रूल ये भी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो हमें दो चीज़ याद रखना है। रिफ्लेक्शन की जो शर्तें होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारा नॉर्मल है, वो सभी के सभी सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि रिफ्लेक्शन भी जो है हमारा दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर इरेगुलर में क्या डिफरेंस आएगा? जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, पहले तो ये प्लेन सरफेस पे होता है, प्लेन मिरर के लिए। सो अगर नीचे के पॉइंट को देखो, it occurs only if the rays are falling on a highly smooth polished surface like plane mirror। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होगा, जैसे कि प्लेन मिरर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? अगर ऐसा सरफेस नहीं है तो जो रिफ्लेक्शन होगा उसे कहोगे इरेगुलर। पहचान क्या होती है रेगुलर इरेगुलर की? इसमें क्या होगा, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें इंसिडेंट एंगल जो होंगे ये पैरेलल में होते हैं। इफ द पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अगर किसी हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट रे सभी पैरेलल में हों और उसी समय रिफ्लेक्टेड रे भी उनके पैरेलल में हो, if the parallel incident rays are reflected in such a way, yes, that all the reflected rays are parallel। अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल में है तो और सभी रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल में हो, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को कहोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इरेगुलर में आप देखो तो ना ही इंसिडेंट रेज पैरेलल में है, ना ही रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल में है। इफ द पैरेलल रेज फॉल ऑन इरेगुलर सरफेस, ये प्लेन सरफेस नहीं है, इरेगुलर सरफेस है,
देन द रिफ्लेक्टेड रे स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। अगर हमारी पैरेलल रेज जो हैं अगर रेगुलर सरफेस पे पड़ेंगी तो लाइट रेज कई डायरेक्शन में स्कैटरिंग होगी उनकी, और इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट अकर्स इफ द रेज आर फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस। यहाँ पे था प्लेन मिरर, यहाँ पर हम सरफेस जो यूज होगा वो रफ सरफेस होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इनेबल्स टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ये बेसिक डिफरेंस था रेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन है तो लाइट रेज सेम मीडियम में वापस जाएगी, बस डिफरेंस ये आएगा अगर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो वो सेम प्लेन सरफेस होना चाहिए, यहाँ पर प्लेन सरफेस नहीं रफ सरफेस होता है। यहाँ पर जो है इंसिडेंट रेज और पैरेलल रेज पैरेलल में होती हैं, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल में है। यहाँ पर जो हमारी लाइट है वो पैरेलल में नहीं होती है और हर एक डायरेक्शन में उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, इधर उधर स्कैटरिंग हो जाती है। ओके, थैंक यू क्लास।